नमस्कार। आज के इस क्लास में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यहाँ एल्काइन के बारे में अध्ययन करेंगे। चूँकि इससे पिछले क्लासों में हम लोग एल्केन और एल्कीन के बारे में अध्ययन किया है, तो आज यहाँ एल्काइन, इसके सदस्य और विशेष करके यहाँ एसिटिलीन बनाने की विधि के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग यहाँ आज एल्काइन के बारे में जानते हैं। एल्काइन ये इसका क्लास नेम है। इसका जनरल फॉर्मूला हो जाता है CnH2n-2। इसमें दो कमते जाता है, जैसे कि एल्केन में हम लोगों ने पढ़ा CnH2n+2, फिर एल्कीन में CnH2n और यहाँ एल्कीन में CnH2n-2, अर्थात इन सभी में दो दो हाइड्रोजन घटते चला जाता है। और ऐसा इसलिए होता है कि इसमें बॉन्ड की संख्या बढ़ते चला जा रहा है। और ये एल्कीन और एल्काइन एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें एल्कीन के बनाने की विधि हम लोग पढ़ चुके हैं और यहाँ आज एल्काइन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ इसका जनरल फॉर्मूला हो जाता है CnH2n-2, जहाँ n कार्बन परमाणुओं की संख्या है। इसमें n बराबर हम एक नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होने के लिए कम से कम दो कार्बन यहाँ चाहिए, क्योंकि दो कार्बन के बीच में ही यहाँ ट्रिपल बॉन्ड संभव होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऐसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें किन्हीं दो कार्बन परमाणुओं के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, एल्काइन कहलाता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है, जहाँ n कार्बन परमाणुओं की संख्या है। हालांकि ये सभी चीज हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। चूंकि यहाँ हम लोग आज एसिटिलीन के प्रिपरेशन के बारे में जानेंगे, इसलिए थोड़ा सा 2 मिनट समय लेकर के यहाँ बता देना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ जब n का मान 2 रखते हैं तो यहाँ C2H2 प्राप्त होता है, 3 रखते हैं तो यहाँ C3H4 प्राप्त होता है। यहाँ 3 रखेंगे तो कार्बन 3 हो जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ 3 में 6 में से 2 गया तो 4 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ कार्बन अगर हम 4 रखते हैं तो हाइड्रोजन 6 हो जाता है, कार्बन अगर 5 रखते हैं तो यहाँ हाइड्रोजन 8 हो जाता है। तो इस प्रकार से इथाइन हुआ, प्रोपाइन हुआ, ब्यूटाइन हुआ, पेंटाइन हुआ, इस तरह से हेक्साइन, हेप्टाइन, ये सब इस ग्रुप में कंपाउंड बनते चला जाएगा। इसका पहला जो सदस्य एसिटिलीन है, जिसको इथाइन के नाम से भी जानते हैं, तो इसको हम इथाइन भी लिख सकते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, अर्थात अणुसूत्र C2H2। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है CH, अर्थात मूलानुपाती सूत्र, जो इसमें उपस्थित तत्वों के वास्तविक संख्याओं का एक अनुपात होता है। इसका संरचना सूत्र यानी कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये हो जाता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp और इसका स्ट्रक्चर जो है वो लीनियर हो जाता है, अर्थात रैखिक हो जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। ये पाई हुआ, ये पाई हुआ और ये सिग्मा हुआ और ये बीच वाला ये सिग्मा बॉन्ड हो जाता है। क्योंकि हम पहले क्लास से ही जानते आ रहे हैं कि जो सिंगल बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड सिस्टम में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड सिस्टम में यहाँ 2 पाई होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो ये कार्बन भी 2 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये भी 2 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो 2 सिग्मा बॉन्ड के लिए हमें 2 ऑर्बिटल की आवश्यकता होती है, और ये 2 ऑर्बिटल यहाँ sp हाइब्रिडाइजेशन से प्राप्त होता है। अर्थात एक s और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में संयोग करता है तो 2 नया समतुल्य ऊर्जा वाला एटॉमिक ऑर्बिटल प्राप्त होता है, जिसे हम sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। और इस पूरी घटना को sp हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं। और sp हाइब्रिडाइजेशन के कारण इस अणु की जो रचना है वो लीनियर हो जाता है, अर्थात जो यहाँ एसिटिलीन का जो स्ट्रक्चर होगा वो लीनियर होगा। तो ये सब ही एसिटिलीन गैस का ये सब एक तरह से इंट्रोडक्शन हुआ इसका अलग अलग है। और फिर हम लोग इसके बनाने की विधि में जानते हैं कि एसिटिलीन गैस बनाने के कौन कौन सी विधियां हैं। इससे पिछले क्लासों में हम लोगों ने इथिलीन बनाने की विधि के बारे में जाना था, और आज यहाँ एसिटिलीन यानी कि मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एसिटिलीन, अर्थात एसिटिलीन बनाने की विधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ
एसिटिलीन कैसे बनाया जाता है। यहाँ पहले विधि में जानते हैं कि एसिटिलीन डाई हैलाइड से यहाँ एसिटिलीन कैसे प्राप्त होता है। एसिटिलीन एक गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला ये एक यौगिक है। तो यहाँ एसिटिलीन डाई हैलाइड से भी हम एसिटिलीन को बना सकते हैं। तो यहाँ एसिटिलीन डाई हैलाइड का यहाँ फॉर्मूला हो जाता है ये। कार्बन एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है, तो इसे एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। इसको हम एसिटिलीन डाई हैलाइड के नाम से जानते हैं। जब इसको जिंक के साथ गर्म किया जाता है तो यहाँ पर एसिटिलीन गैस प्राप्त होता है और यहाँ Zn हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जब एसिटिलीन डाई हैलाइड को जिंक के साथ गर्म करते हैं तो यहाँ एसिटिलीन गैस प्राप्त होता है। यही एसिटिलीन मॉलिक्यूल है। तो ये एसिटिलीन गैस बनाने की एक पहली विधि है। इसको हम लिख सकते हैं कि व्हेन एसिटिलीन डाई हैलाइड इज हीटेड विथ जिंक एसिटिलीन गैस इज ऑब्टेन्ड। अर्थात एसिटिलीन डाई हैलाइड को हम जिंक के साथ गर्म करते हैं तो हमें एसिटिलीन गैस प्राप्त होता है। इसको हम C2H2 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ दूसरी विधि में कहता है फ्रॉम इथिलीन डाई हैलाइड, अर्थात इथिलीन डाई हैलाइड से भी हम एसिटिलीन गैस को बना सकते हैं। तो यहाँ CH2CH2X यही कंपाउंड इथिलीन डाई हैलाइड है। जब इसको हम अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये दो स्टेप में हमें एसिटिलीन गैस प्रदान करता है। पहले स्टेप में यहाँ विनाइल हैलाइड का निर्माण करता है। ये विनाइल हैलाइड हुआ, यहाँ KH प्राप्त होता है और फिर यहाँ H2O मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाता है। तो पहले स्टेप में यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ इथिलीन डाई हैलाइड को जब यहाँ हम अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ विनाइल हैलाइड प्राप्त होता है और फिर यही रिएक्शन पुनः रिपीट होगा और उसमें अंत में हमको यहाँ एसिटिलीन प्राप्त हो जाता है। पहले इस रिएक्शन को जरा हम लोग गौर से समझे। ये इथिलीन डाई हैलाइड है, यहाँ पोटेशियम एटम और एक यहाँ हेलोजन एटम, यहाँ पोटेशियम हैलाइड बनता है और यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का OH यहाँ वाटर मॉलिक्यूल चला जाता है। अर्थात एक तरह से एलिमिनेशन रिएक्शन है ये। यहाँ फिर ये दूसरे स्टेप में यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ CHX डबल बॉन्ड यहाँ CH2 पुनः ये KOH से अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन गैस का निर्माण करता है और KX और ये वाटर मॉलिक्यूल का निर्माण करता है। तो ये दो स्टेप में जाकर के यहाँ एसिटिलीन गैस प्रदान करता है। इसमें जिस प्रकार से अलग अलग ग्रुप निकला है ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी निकल रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ का हेलोजन और K यहाँ KX आ जाता है और यहाँ का एक हाइड्रोजन एटम और यहाँ का हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ वाटर मॉलिक्यूल चला जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ दूसरे स्टेप में जब ये विनाइल हैलाइड को हम अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो फिर यहाँ KX निकल जाता है और यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का OH निकल जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन में यहाँ सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में बदल जाता है और ये डबल बॉन्ड यहाँ ट्रिपल बॉन्ड में बदल जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ हमें एसिटिलीन गैस का निर्माण हो जाता है। यहाँ एसिटिलीन गैस हमें प्राप्त होता है और ये पहले स्टेप में यहाँ विनाइल हैलाइड का निर्माण होता है। तो यहाँ हम हेलोजन की जगह पर हम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन भी ले सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ
एसिटिलीन गैस बनाने की ये दो विधि, और फिर हम लोग अब यहाँ तीसरे विधि के बारे में जानते हैं कि तीसरी विधि क्या कह रहा है। ये तीसरी विधि के द्वारा भी एसिटिलीन गैस का निर्माण होता है, जिसमें यहाँ क्लोरोफॉर्म को जब चांदी के साथ गर्म किया जाता है तो एसिटिलीन गैस प्राप्त होता है। यहाँ हम लिख सकते हैं फ्रॉम CaCl3 अर्थात क्लोरोफॉर्म से। When chloroform is treated with silver, acetylene gas is obtained। अर्थात जब क्लोरोफॉर्म को चांदी के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो यहाँ एसिटिलीन गैस प्राप्त होता है। और क्लोरोफॉर्म होता है CaCl3, इसका दो मॉलिक्यूल भाग लेता है यहाँ, और फिर यहाँ सिल्वर के साथ जब रिएक्शन करता है तो ये ग्रुप निकल जाता है और यहाँ पर एसिटिलीन गैस प्राप्त होता है और यहाँ AgCl निकल जाता है। तो ये क्लोरोफॉर्म का दो मॉलिक्यूल है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ट्वाइस CaCl3 प्लस Ag, और यहाँ C2H2 और प्लस AgCl। अगर हम इसको बैलेंस करते हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 6 क्लोरीन है, तो इस तरह से यहाँ अगर 6 देते हैं तो यहाँ भी 6 हो जाता है, यहाँ भी 6 हो जाएगा और यहाँ भी 6 हो जाता है। तो इस तरह से जब हम क्लोरोफॉर्म को चांदी के साथ अभिक्रिया कराते हैं, सिल्वर के साथ ट्रीटमेंट कराते हैं, तो हमें यहाँ एसिटिलीन गैस प्राप्त होता है। यहाँ आयोडोफॉर्म भी लिया जा सकता है। यहाँ क्लोरीन की जगह हम आयोडीन ले लेते हैं तो आयोडोफॉर्म हो जाता है। ये पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड है। तो इस प्रकार से यहाँ तीसरी विधि है ये एसिटिलीन बनाने की, जिसमें ये कहता है कि जब क्लोरोफॉर्म को चांदी के साथ अभिक्रिया कराया जाता है या गर्म किया जाता है तो हमें एसिटिलीन गैस प्राप्त होता है। फिर आगे भी अन्य विधि भी है इसको बनाने की, जिसमें चौथे विधि में हम चलते हैं। आओ, ये कहता है बर्थेलोट मेथड, अर्थात बर्थेलोट विधि। इसमें क्या करते हैं कि जब कार्बन और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोडों के बीच जब विद्युत चिंगारी उत्पन्न करते हैं तो एसिटिलीन गैस प्राप्त होता है। इस विधि को बर्थेलोट विधि कहा जाता है, क्योंकि बर्थेलोट नाम के वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम इस प्रकार का अभिक्रिया कराकर एसिटिलीन गैस का निर्माण किया था, इसलिए इसको बर्थेलोट विधि कहा जाता है। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोडों के बीच यहाँ इलेक्ट्रिक स्पार्क अर्थात विद्युत चिंगारी उत्पन्न करते हैं, तो यहाँ हमें एसिटिलीन गैस प्राप्त होता है, अर्थात C2H2 प्राप्त होता है। तो वहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 कार्बन हो गया। अर्थात जब कार्बन और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोडों के बीच इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक स्पार्क अगर हम पास कराते हैं तो हमें यहाँ एसिटिलीन गैस प्राप्त होता है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि when electric spark is produced between carbon and hydrogen electrodes, acetylene gas is obtained. This method for preparation of acetylene gas is known as बर्थेलोट विधि। अर्थात जब कार्बन और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोडों को भी जब इलेक्ट्रिक स्पार्क पास कराते हैं, उत्पन्न करते हैं, तो यहाँ एसिटिलीन गैस हमें प्राप्त हो जाता है। फिर यहाँ 5वीं विधि में कहता है फ्रॉम कोलवेज रिएक्शन। ये कोलवेज रिएक्शन से भी प्राप्त किया जा सकता है। फ्रॉम कोलवेज रिएक्शन
तो यहाँ जब सोडियम फ्यूमरेट के जलीय सांद्र घोल का विद्युत विच्छेदन करते हैं तो एनएच पर हमें एसिटिलीन गैस प्राप्त होता है। इस विधि को कोलब्रुक रिएक्शन कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं कि when aqueous calm solution of sodium fumarate is electrolyzed acetylene gas is obtained at anode। अर्थात जब सोडियम फ्यूमरेट के जलीय सांद्र घोल का विद्युत विच्छेदन करते हैं तो एनोड पर हमें एसिटिलीन गैस प्राप्त होता है। अब यहाँ सोडियम फ्यूमरेट का जो फॉर्मूला हो जाता है ये सोडियम फ्यूमरेट है। यहाँ कार्बन यहाँ डबल बॉन्ड से जुटा हुआ है, एक बॉन्ड यहाँ हाइड्रोजन और एक बॉन्ड यहाँ कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से ये कंपाउंड हमें हो जाता है सोडियम फ्यूमरेट। इसके जलीय सांद्र घोल का जब यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमें यहाँ एसिटिलीन गैस प्राप्त होता है। ये एनोड पर प्राप्त होता है और प्लस यहाँ आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस ये कैथोड पर प्राप्त होता है। तो इस तरह से इसको अगर हम बैलेंस करते हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दो मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, एसिटिलीन मॉलिक्यूल निकल गया और यहाँ दो मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड निकल जाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 4 है, तो यहाँ पर हम 2 देते हैं तो वहाँ 2 ऑक्सीजन भी है। तो इस प्रकार से रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस हो जाता है। इस रिएक्शन को कोलब्रुक रिएक्शन कहा जाता है, क्योंकि कोलब्रुक नाम के वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम इन अभिक्रियाओं को करा करके यहाँ सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड कंपाउंड का जो निर्माण किया था, विशेष करके यहाँ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो एल्कीन बनाने की विधि में भी है कोलब्रुक रिएक्शन से, और यहाँ एल्काइन बनाने की विधि में भी आ जाता है ये एसिटिलीन गैस। यह क्रिया एक नेम रिएक्शन है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे जान लेना जरूरी हो जाता है। यहाँ पर सोडियम फ्यूमरेट लिए हैं तो एसिटिलीन गैस बन रहा है, और जब सोडियम सक्सिनेट लिए थे तो यहाँ पर इथिलीन गैस बना था। तो इस तरह से यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम कोई भी लवण लिया जा सकता है। इसके जलीय सांद्र घोल का जब हम विद्युत विच्छेदन करते हैं तो हमें एल्कीन भी प्राप्त होता है, एल्काइन भी प्राप्त होता है। तो यहाँ एल्कीन के केस में जब यहाँ लिए थे तो ये सोडियम सक्सिनेट था। अब यहाँ एसिटिलीन बनाना है तो ये सोडियम फ्यूमरेट है। तो सोडियम फ्यूमरेट के जलीय सांद्र घोल का जब विद्युत विच्छेदन करते हैं तो हमें एनोड पर यहाँ एसिटिलीन गैस प्राप्त होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, ये 2 मॉलिक्यूल जो है वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रूप में चला जाता है। और यहाँ कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन भी हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से कोलब्रुक अभिक्रिया से यहाँ एसिटिलीन गैस को प्राप्त किया जा सकता है। फिर इसमें एक और विधि जानते हैं जिसके द्वारा यहाँ एसिटिलीन गैस को बनाया जा सकता है, लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड यानी कि प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में भी हम एसिटिलीन गैस को तैयार कर सकते हैं, प्रयोगशाला में भी। तो इसके लिए जब कैल्शियम कार्बाइड
कैल्शियम कार्बाइड को जब हम जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, यहाँ जल का 2 मॉलिक्यूल भाग लेता है, तो यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH स्प्लिन गैस हुआ और यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये जो कैल्शियम कार्बाइड है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 और प्लस इसको 2 मॉलिक्यूल वाटर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और यहाँ C2H2 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब यहाँ कैल्शियम कार्बाइड को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें स्प्लिन गैस प्राप्त होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बाई प्रोडक्ट रूप में प्राप्त होता है। तो ये स्प्लिन गैस बनाने की एक प्रयोगशाला विधि है। इसमें करते क्या है कि एक कोनिकल फ्लास्क होता है, कोनिकल फ्लास्क में थोड़ा सा कैल्शियम कार्बाइड के टुकड़ा को लेकर रख देते हैं और थिस्ल कीप के द्वारा बूंद बूंद कर जल को डाला जाता है तो स्प्लिन गैस प्राप्त होता है। इस स्प्लिन गैस को एक उल्फ बोतल से होकर प्रवाहित किया जाता है जिसमें अशुद्धियाँ उसमें घुल जाता है और फिर उल्फ बोतल का दूसरा जो मुंह होता है वो गैस घर से निकास नली से जुड़ा हुआ रहता है। तो वो उल्फ बोतल में पहले ही जब स्प्लिन गैस प्रवेश करता है तो उसमें शुद्ध होते हुए वो निकास नली के द्वारा गैस घट में जाकर जमा हो जाता है और उसे जल विस्थापन विधि के द्वारा हम अलग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से प्रयोगशाला में हम लोग स्प्लिन गैस को बनाते हैं। तो इस प्रक्रिया में जो कैल्शियम कार्बाइड लिया गया है, इस कैल्शियम कार्बाइड का जो निर्माण होता है वो पहले हम क्या करते हैं कि लाइम स्टोन को गर्म करते हैं, चूना पत्थर को, तो वहाँ कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल प्राप्त होता है और फिर उस कैल्शियम ऑक्साइड अर्थात क्विक लाइम को कोक के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमको यहाँ कैल्शियम कार्बाइड प्राप्त होता है और फिर वो बना करके और डायरेक्ट यहाँ कैल्शियम कार्बाइड को जब जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें यहाँ स्प्लिन गैस प्राप्त होता है। तो ये स्प्लिन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि है जिसमें यहाँ एक कोनिकल फ्लास्क में इसके टुकड़ा को रख करके थिस्ल कीप के द्वारा जल के बूंद बूंद को डाला जाता है तो स्प्लिन गैस प्राप्त होता है और इसे एक उल्फ बोतल जो दोमुहा बोतल होता है उसको उल्फ बोतल कहा जाता है। उस स्प्लिन गैस को उसी से होकर प्रवाहित करते हैं, उसमें कुछ मटेरियल रखा रहता है जिससे कि स्प्लिन गैस प्रवाहित होते ही वो अशुद्धियाँ उसमें घुल जाता है और शुद्ध स्प्लिन गैस निकास नली के द्वारा जो गैस घर से कनेक्टेड रहता है उसमें जा करके जमा हो जाता है जिसे हम जल विस्थापन विधि द्वारा अलग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ 6 अलग अलग विधियों के द्वारा स्प्लिन गैस को आसानी से बनाया जा सकता है। ये सभी स्प्लिन गैस बनाने की भिन्न भिन्न विधियाँ हैं जो अलग अलग क्लासों में ये पढ़ाई होता है। और हम लोग चूँकि यहाँ क्लास 11th का यहाँ पढ़ रहे हैं और 11th में जब हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तो ये सभी अलग अलग टॉपिक रूप में आता है। केवल ये मामला यही खत्म नहीं होता है, फिर BSc क्लासों में फिर IE क्लासों में जब भी किसी चैप्टर में आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो वहाँ पे स्प्लिन गैस बनाने की विधि पढ़ना है। इसलिए ये किसी भी क्लास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ साबित होता है और एक टॉपिक का यहाँ हिस्सा है। तो फिर अगले क्लास में हम लोग फिर इसके गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें क्योंकि रोज़ नए नए जो वीडियो होगा इस पर लोड होता चला जाएगा और हर एक टॉपिक का डिफिनीशन, एक्सप्लेनेशन, रिएक्शन सभी आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। इसके लिए आपको धन्यवाद।